हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कर्नल रंजीत के नावल आग का समंदर का दूसरा भाग। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर वर्मा जिस समय मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचा, वह आदमी एक प्राइवेट वार्ड में बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके बदन से गोलियां निकाल दी गई थीं, लेकिन उसके बदन से खून बहुत अधिक मात्रा में निकल जाने की वजह से उसके जल्दी होश में आने की कोई आशा नहीं थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर चावला को सौंप दी और अपने फ्लैट की ओर चल दिया। अगला दृश्य। छिपाव। इंस्पेक्टर वर्मा से डॉक्टर मोदी के बंगले में हुई रात की घटना सुनकर मेजर बलवंत गहरी सोच में डूब गया। वो इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंच गया था कि डॉक्टर मोदी जानबूझकर कहीं नहीं गए। उनका अपहरण किया गया और उनके अपहरण का एकमात्र कारण उनकी वही नई खोज है जो किसी भी महत्वाकांक्षी अपराधी के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। उसने अनुमान लगा लिया था कि पिछली रात जो भी आदमी उनके बंगले में घुसा था, उसका इरादा चोरी करने का नहीं था। डॉक्टर मोदी इतने धन संपन्न नहीं थे कि कोई चोर अपनी जान हथेली पर लेकर सोने, चांदी या रुपयों के लिए बंगले में घुसने की हिम्मत कर पाता। निश्चित रूप से वह डॉक्टर मोदी के फॉर्मूले को चुराने के इरादे से ही आया था। मेजर बलवंत को हैरानी इस बात पर हो रही थी कि बंगले में खुले घूमते खूंखार कुत्तों को देख लेने के बावजूद उस आदमी ने बंगले में घुसने का दुस्साहस किया। डॉक्टर मोदी के कुत्ते इतने भयानक और खूंखार थे कि एक आदमी हाथ में रिवॉल्वर होते हुए भी उन कुत्तों पर काबू नहीं पा सकता। कुत्ते तो बंगले की चारदीवारी पर उसे देखते ही उस पर झपट पड़े होंगे। फिर उस आदमी ने जानबूझकर मौत के मुंह में कदम क्यों रखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया हो? मेजर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अचानक इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा। उस आदमी के साथ जो लोग थे, उन्होंने डॉक्टर मोदी के कुत्तों पर गोली चलाने के बजाय उस आदमी पर गोलियां क्यों चलाई? या फिर वे गोलियां उन्होंने उन खूंखार कुत्तों पर चलाई थी जो उस आदमी को जाकर आकर लगी? मेजर साहब, कुत्तों ने तो शायद उस आदमी को चारदीवारी की मुंडेर के पास देखते ही भौंकना शुरू कर दिया था। गोलियां तो बाद में चलाई गई थी, रंजना ने बताया। और हमारे कुत्ते तो इतने जालिम हैं कि बाउंड्री वॉल के पास किसी के कदमों की आहट पाते ही वहाँ पहुँच जाते हैं और मुंडेर पर पहुँचने से पहले उसकी बोटियाँ नोच डालते हैं। मैं यही तो सोच रहा हूँ मिस रंजना, मेजर बलवंत ने कहा। मेरा ख्याल है कि उस आदमी के साथियों ने गोलियां अपने आदमी पर नहीं, उन कुत्तों पर चलाई थी। लेकिन वे गोलियां कुत्तों को न लगकर उस आदमी को लगी, जिसे कुत्तों ने झिझोड़कर नीचे गिरा दिया था। लेकिन सहसा मेजर बलवंत कहते कहते रुक गया और फिर रंजना की ओर देखकर बोला, क्या आप अपने कुत्तों को एक बार वहाँ ला सकती हैं? रंजना उठकर बाहर चली गई और चारों कुत्तों को जंजीरें पकड़कर उन्होंने ड्राइंग रूम में ले आई। चारों खूंखार कुत्ते मेजर बलवंत के सामने इस तरह चुपचाप खड़े हुए जैसे किसी पर घातक हमला तो दूर वे भौंकना तक न जानते। मेजर बलवंत ने बारी बारी पहले उनके सिर पर हाथ फेरे और फिर उनकी पीठ पर हाथ फिराने लगा। दूसरे ही पल उसके होंठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट नाच उठी। उसने कहा, डॉक्टर मोदी ने जो खोज की थी, मैं उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने अपने आविष्कार का सबसे पहले अपने इन कुत्तों पर ही परीक्षण किया था। वे चारों कुत्ते डॉक्टर मोदी के उस अभेद्य कवच के से सुरक्षित हैं। यही कारण है कि उस आदमी के साथियों के रिवॉल्वरों से निकली गोलियां इनके शरीर में नहीं लगी, बल्कि इनके शरीर से टकरा टकरा कर उस आदमी के बदन में धंस गई। क्योंकि उन गोलियों की मारक शक्ति इन कुत्तों के शरीर से टकराकर कम हो गई थी, इसलिए 5 गोलियों के शरीर में धंस जाने के बाद भी वो आदमी अभी तक जिंदा है। मेजर बलवंत की बात सुनकर रंजना और इंस्पेक्टर वर्मा आश्चर्य भरी नज़रों से उन कुत्तों की ओर देखने लगे। मेजर बलवंत ने एक कुत्ते को पीठ पर उंगली से ठक ठक करते हुए कहा, आप लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं ना? डॉक्टर मोदी ने उस गैस को इन कुत्तों के शरीर पर डालकर वास्तव में इन्हें अभेद्य कवच पहना दिया है। अब इनके शरीर पर किसी भी प्रकार के हथियार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइफल या मशीन गन की गोलियां तो दूर, हथगोले या बमों का भी इनके शरीर पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्थर की विशाल चट्टानें इन्हें अपने नीचे दबा तो सकती हैं, लेकिन इन्हें मार नहीं सकती। पता नहीं डैडी ने अपने शरीर पर इस गैस का प्रयोग किया था या नहीं, रंजना ने चिंतित स्वर में कहा। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उन्होंने उस गैस का प्रयोग स्वयं पर अवश्य किया होगा, मेजर बलवंत ने कहा। हर वैज्ञानिक पहले अपने आविष्कार का परीक्षण पशु पक्षियों पर करता है और फिर इंसान पर। घर में को घर में कोई दूसरा आदमी तो था नहीं, इसलिए डॉक्टर साहब ने इन कुत्तों पर अपने आविष्कार का परीक्षण करने के बाद स्वयं पर अवश्य प्रयोग किया होगा। मेजर बलवंत की बातें सुनकर रंजना के होठों पर विचित्र सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेजर साहब, मैं ही डैडी के असिस्टेंट का काम करती थी। मैं उस गैस को बना तो सकती हूँ, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानती। डैडी जब उस गैस का परीक्षण कर रहे थे, मेरे पेपर हो रहे थे, इसलिए मैं परीक्षण का तरीका नहीं जान पाई।
इंस्पेक्टर वर्मा, चलिए मेडिकल इंस्टीट्यूट चलें। हो सकता है वो आदमी होश में आ गया हो। मेजर बलवंत ने उठते हुए कहा। और मिस रंजना, पिछली रात जैसी घटना फिर हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोगों का घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं। मेजर साहब, मैं तो घर से बाहर पाँव नहीं रखूँगी, लेकिन मम्मी को रोक पाना कठिन है। उन्होंने पुलिस और अपनी संस्था के सदस्यों को कड़ी हिदायत दे रखी है कि जैसे ही उन्हें राजधानी के किसी भी कोने में आत्मदाह की किसी घटना के होने की संभावना प्रतीत हो, तत्काल उन्हें सूचित कर दें और उस घटना को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करें। भले ही आत्मदाह करने वालों के साथियों के साथ उन्हें बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि उनके विचार से लोग स्वेच्छा से आत्मदाह नहीं कर रहे हैं। या तो उन्हें किन्हीं कारणों से आत्मदाह करने पर मजबूर किया जाता है, या फिर आत्मदाह की आड़ लेकर किसी की हत्या की जाती है, या फिर आत्मदाह का रूप देकर किसी स्त्री के साथ किए गए बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध को छिपा दिया जाता है। आपकी मम्मी के इन विचारों से मैं सहमत हूँ, मेजर बलवंत ने कहा, और इंस्पेक्टर वर्मा के साथ ड्राइंग रूम से निकलकर जीप में आ बैठे। अगला दृश्य, फिल्म की शूटिंग। तुमने सीन और अपना रोल अच्छी तरह समझ लिया ना रीता, या रिहर्सल की और ज़रूरत है? डायरेक्टर जयंत देसाई ने स्पॉट पर खड़ी युवती के निकट जाकर पूछा। नहीं, रिहर्सल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शॉट लीजिए। युवती के स्वर में आत्मविश्वास था। और तुम लोग? जयंत देसाई ने रीता के चारों ओर खड़े युवक युवतियों से पूछा। समझ गए हो ना कि इस सीन में तुम लोगों को क्या करना है? जी हाँ, हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। भीड़ में खड़े गठीले बदन के एक नौजवान ने अच्छी तरह पर जोर देते हुए कहा। फिर भी एक रिहर्सल और हो जाए तो अच्छा रहेगा, जयंत देसाई ने कहा और रीता की ओर मुड़कर बोला। हाँ तो मिस रीता, तुम अपना रोल बताओ। रीता एक पल खामोश खड़ी उस भारी भरकम और लंबे तड़ंगे शरीर वाले व्यक्ति को देखती रही, जो शॉट लेने में बार बार अपनी टांग अड़ा देता था। उसी की दखल अंदाजियों की वजह से रात के 11 बज चुके थे और अभी तक वो फ्लोर पर खड़ी थी। मिस्टर देसाई, कोई खास रोल तो है नहीं, मुझे बस इतना ही कहना है। रीता ने अपने चारों ओर खड़े युवक युवतियों पर एक नज़र डाली और फिर तनकर भाषण देने की मुद्रा में कहने लगी। मेरे नौजवान साथियों, आज समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दें। इसका विरोध करते हुए सबसे पहले अपनी ही कुर्बानी देती हूँ। मैं आत्मदाह करती हूँ। मुझे आशा है मेरे जिंदा जिस्म से फूटने वाली आग की लपटें सारे देश के नौजवान युवक युवतियों के दिलों में बलिदान की एक ज्वाला प्रज्वलित कर देंगी, जो तभी बुझेंगी जब इसको वापस ले लिया जाएगा। ये कहकर रीता ने गठीले बदन वाले युवक के हाथ से केन झपट ली और उसमें भरा पानी अपने सिर पर उड़ेलती हुई चीख चीख कर नारे लगाने लगी। और तभी गठीले बदन वाले नौजवान ने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर जलती हुई तीली रीता के ऊपर फेंक दी। शाबाश, डायरेक्टर जयंत देसाई ने खुश होकर कहा और फिर घूमकर ऊंची आवाज़ में चीखा। लाइट ऑन। दूसरे ही पल सारा स्टूडियो चकाचौंध भरी तेज़ रोशनी से जगमगा उठा। अमर सिन्हा, क्लैप दो, जयंत देसाई ने गठीले बदन वाली युवक से कहा और फिर फ्लोर से एक और हटते हुए चीख उठा। स्टार्ट। कैमरामैन ने कैमरा चालू कर दिया। फ्लोर पर खड़ी रीता अपना रोल दोहराने लगी। कट। कुछ देर बाद जयंत देसाई ने चहकती हुई आवाज़ में घोषणा की। शॉट ओके। फ्लोर पर खड़ी रीता ने इत्मीनान की सांस ली। वो पानी से तर साड़ी को संभालती हुई मेकअप रूम की ओर चल पड़ी। ठहरिए मिस रीटा। सहसा एक और बैठे भारी भरकम वदन वाले व्यक्ति ने अपने मुंह में दबे पाइप को निकालकर उसकी राख को रटते हुए कहा और फिर जैन देसाई की ओर देखते हुए बोला। मिस्टर देसाई, हम आपकी इंडियन फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी हमारा एक सजेशन है। मिस्टर क्लार्क, फिल्म इंडियन हो या अमेरिकन, कोई फ़र्क नहीं है। जैन देसाई ने भारी भरकम और लंबे चौड़े बदन वाले आदमी की ओर बढ़ते हुए कहा। आप अपना सजेशन तो बताइए। हमारा सजेशन बस इतना सा है कि अगर इसी सीन को इस बंद स्टूडियो के बजाय खुली हवा में खुली सड़क पर आम जनता के बीच फिल्माया जाए तो एकदम रियलिस्टिक सीन बन जाएगा। आप किराए की भीड़ के खर्च से भी बच जाएंगे। क्या धांसू आइडिया है। गठीले बदन वाला नौजवान कलाकार अमर सिन्हा खुशी से उछल पड़ा। वाकई मिस्टर क्लार्क, सीन एकदम ओरिजिनल और रियलिस्टिक बन जाएगा। तो स्टूडियो में मौजूद सभी लोग प्रशंसा भरी नज़रों से मिस्टर क्लार्क की ओर देखने लगे। मिस्टर क्लार्क के प्रति रीता के हृदय में मचलता हुआ रोष एकदम छूमंतर हो गया। तो फिर मिस रीता, यही तय रहा, कल इस सीन की आउटडोर शूटिंग होगी। जयंत देसाई ने सहर्ष घोषणा की। भीगे कपड़ों में खड़ी रीता ने सिर के इशारे से स्वीकृति दी और मेकअप रूम में चली गई। अगला दृश्य, रीता मेकअप रूम से निकली तो स्टूडियो खाली हो चुका था। बस एक कोने में पड़ी कुर्सियों पर डायरेक्टर जयंत देसाई, अमर सिन्हा और क्लार्क बैठे किसी बात पर ठहाके लगा रहे थे। रीता को देखते ही उनके ठहाके रुक गए। मिस रीता, जयंत देसाई ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नज़र डालते हुए कहा।
रात के ठीक 12 बज रहे हैं। इस समय यहाँ कोई टैक्सी तो मिलने से रही। चलिए आपको मैं आपके फ्लैट तक पहुँचा देता हूँ। रीता ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। सचमुच 12 बज चुके थे। चलिए, रीता ने कहा और अपने पर्स में हाथ डालकर फ्लैट की चाबियां टटोलती हुई दरवाजे की ओर बढ़ गई। अगला दृश्य। सुबह के सूरज की किरणों की तपिश अपनी आंखों की पलकों पर महसूस करते ही रीता ने आंखें खोल दी। उसने सामने दीवार पर लगे क्लॉक पर नज़र डाली। सुबह के 7 बज रहे थे। उसे याद आया, उसे ठीक 9 बजे स्टूडियो पहुंचना है। उसने अपने शरीर पर पड़ी चादर झटक कर एक और फेंक दी और उठने लगी। लेकिन उठकर बैठते ही उसे चक्कर सा आ गया। उसे लगा जैसे उसका सारा बदन पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा हो। उसकी कमर में दर्द की एक तेज़ लहर दौड़ने लगी। एक अजीब सी बेबसी भरी नज़र उसने अपने ऊपर डाली और फिर लेट गई। रात भर में ही उसे ये क्या हो गया। रात लगभग 12:30 बजे जब वह जयंत देसाई, अमर सिन्हा और गैंडे जैसे बदन वाले क्लार्क के साथ अपने फ्लैट पर लौटी थी, पूरी तरह स्वस्थ थी। दिन भर रिहर्सल करने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसने किचन में जाकर उन लोगों के लिए कॉफ़ी बनाई थी और फिर उन लोगों के साथ बैठकर कॉफ़ी पी थी। और उसे याद आया, कॉफ़ी पीते पीते उसका सिर इसी तरह चकराने लगा था। कोशिश करने पर भी वह आंखों पर झुकी पलकों को ऊपर नहीं उठा पाई थी और निढाल सी होकर सोफे पर लुढ़क गई थी। वे लोग कब गए उसे मालूम नहीं। उसे ये भी पता नहीं कि सोफे पर से उठकर वो अपने पलंग तक कैसे पहुंची और अपनी साड़ी ब्लाउज उतार कर ये नाइटी कब पहन ली। वो याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। सहसा उसकी नज़र नाइटी के खुले हुए गिरेबान के नीचे से झांकती अपनी गोरी गुलाबी छातियों की ओर चली गई। दूसरे ही पल जैसे उसके दिमाग में किसी ने बिजली का नंगा तार छुआ दिया। उसकी आंखें भय और आशंका भरे आश्चर्य से फैल गईं। उसकी गोरी गुलाबी छातियों पर नीले नीले निशान पड़े हुए थे। उसने डरते डरते उन्हें छुआ। लगा जैसे उसके सीने पर खूबसूरत और आकर्षक छातियाँ नहीं तो पके हुए घिनौने फोड़े निकल आए। उसने एक बार फिर दोनों हाथों से उन्हें सहलाने की कोशिश की। दर्द भरी हल्की हल्की टीसें महसूस करते ही उसके खुश्क होंठों से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसने नाइटी अपने शरीर पर से हटा दी। ठीक वैसे ही नीले नीले निशान उसकी गोरी गुलाबी केले के तने जैसी चिकनी जांघों पर भी दिखाई दे रहे थे। एक आशंका और भय से उसका समूचा बदन कांप उठा। वो किसी तरह उठी और ड्रेसिंग टेबल के आदमकद आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसे लगा जैसे ये बदन उसका वो बदन नहीं है जिसे वो रोज़ाना नहाते और कपड़े पहनते समय देखा करती थी। उसकी आंखों से आंसू एकदम बड़ी तेज़ी से फूट पड़े। हिचकियाँ बन गईं और फिर वो औंधे मुंह बिस्तर पर जा पड़ी। खामोशी भरे कमरे में उसके रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सहसा दरवाजे पर किसी कार के रुकने की आवाज़ सुनते ही उसने जल्दी से अपने आंसू हथेलियों से पहुँच डाले और नाइटी के बटन लगाती हुई दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। और फिर जैसे ही उसकी नज़र खुले हुए दरवाजे पर पड़ी, सीने में मचलती आशंकाएं भूचाल के रूप में बदल गईं। उसका समूचा अस्तित्व धराशायी होने के लिए कांप उठा। वो अपने आप को इस भीषण आघात से अभी संभाल नहीं पाई थी कि उस कार के पीछे पीछे कई कारों के दरवाजे के निकट आकर रुकने की आवाज़ें सुनाई दी। और तभी कमरे में कॉल बेल के पियानो के सुर बिखर उठे। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजे का पट अंदर की ओर खींच लिया। अरे, आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अमर सिन्हा और उसके साथ आई कई लड़कियां लड़के एक साथ बोल उठे। 9 बजने वाले हैं रीता जी। उसने गर्दन मोड़कर दीवार पर लगे क्लॉक पर नज़र डाली और फिर बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर बढ़ गई। रीता नहा धोकर बाथरूम से निकली तो उसे विश्वास हो चुका था कि उसका सब कुछ लुट चुका है। लेकिन वो लुटेरा कौन था? क्या जयंत देसाई और उसके दोनों साथी? नहीं, जयंत देसाई तो बहुत ही शरीफ आदमी दिखाई देते हैं। रीता से भी कहीं अधिक सुंदर और भरपूर जवान लड़कियां रात दिन उनके साथ रहती हैं। फिर इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते उसने कपड़े पहने और ड्राइंग रूम में आ गई। रीता जी, आप बेहद सीरियस नज़र आ रही हैं, बहुत ही बुझी बुझी दुखी दुखी सी। रीता की एक साथी कलाकार लड़की ने कहा। आपको तो इस समय बहुत ही बोल्ड और एक्साइटिंग नज़र आना चाहिए। प्लीज़ चेंज योर सेल्फ। रीता ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और फिर मेज़ पर पड़ा पर्स उठा लिया। अगला दृश्य। चौराहे पर उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। अमर सिन्हा ने अपनी कार चर्च के पास वाली सड़क पर रोक दी थी। उसकी कार के पीछे पीछे आने वाली कारें भी उसी सड़क पर रुक गई थी। और फिर वह रीता और अन्य लड़के लड़कियों के साथ रोड के चौराहे की ओर चल दिया था। उसके एक हाथ में एक फोल्डिंग मेज़ और दूसरे हाथ में केन थी। उसने मेज़ खोलकर चौराहे के बीचों बीच रख दी। रीता ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। उसे ना तो जैन देसाई दिखाई दिए और ना ही कोई कैमरा मैन ही नज़र आया। वह मेज़ पर चढ़कर खड़ी हो गई और चारों ओर नज़रें दौड़ाकर कैमरों और जैन देसाई की तलाश करने लगी। अपना डायलॉग बोलो रीता,
अमर सिन्हा ने रीता से धीरे से कहा, फिर जोर जोर से विरोध के नारे लगाने लगा। रीता ने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला, होंठ खोले लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उसने एक बेबसी भरी नज़र अपने चारों ओर लगी भीड़ पर डाली। चौराहे पर खड़े नौजवान लड़के लड़कियों के साथ ही भीड़ ने भी हाथ उठा उठाकर नारे लगाने शुरू कर दिए थे। रीता ने एक पल अपने बारे में सोचा, अपने सर्वनाश के बारे में सोचा, और दूसरे ही पल उस पर जैसे पागलपन सवार हो गया। उसने हलक फाड़कर नारा लगाया और उसकी आवाज़ के साथ ही सैकड़ों कंठों से नारे का जवाब फूट पड़ा। साथियों, आज से 40 साल पहले जिस दिन हमारे देश का संविधान बना था, उसी दिन देश के हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो गए थे। हर एक को अपनी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो गए थे। आज ये क्या हो रहा है? लोग आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? आज देश के टुकड़े टुकड़े करने का खौफनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम रीता केवल इतनी ही कह पाई थी कि अमर सिन्हा ने दूसरे ही पल भरी हुई केन उसकी ओर उछाल दी, और उस केन को देखते ही रीता को भूले हुए डायलॉग याद आ गए। उसने जल्दी से हाथ उठाकर चीखती हुई आवाज़ में कहा, मैं इसके विरोध में आत्मदाह करती हूँ। उसने केन अपने ऊपर उलट ली। दूसरे ही पल एक जलती हुई तीली उसकी भीगी हुई साड़ी पर आ गिरी। रीता बुरी तरह बौखला गई। पेट्रोल की गंध! तो उस केन में पानी नहीं, पेट्रोल था। उसके हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकली, लेकिन वह चीख चारों ओर खड़ी भीड़ के गगनभेदी नारों में डूब गई। उसके कपड़ों से फूटती आग की लपटों को देखकर सैकड़ों आदमियों की भीड़ उत्तेजित होकर रीता की ओर भाग छूटी थी। रीता के कपड़े ही नहीं, उसका समूचा बदन धूं धूं कर जलने लगा था। उसे यह विश्वास नहीं था कि उस पर पानी के बजाय पेट्रोल उड़ेला जाएगा, और आत्मदाह के इस दृश्य को वास्तव में इस अंतिम सीमा तक रियलिस्टिक बना दिया जाएगा। उसने चीखने की कोशिश की, मेज से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से फूटती आग की भयानक लपटों ने उसे इतना मौका ही नहीं दिया। उसके होश व आवाज़ उसका साथ छोड़ गए थे, और कुछ देर बाद उसकी सांसों ने भी उससे नाता तोड़ दिया। इस बीच अमर सिन्हा, उसके साथी लड़के लड़कियां भीड़ की उत्तेजना भरी भगदड़ का लाभ उठाकर अपनी कारों में बैठकर वहां से दूर जा चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? एक ज़बरदस्त आंदोलन की आड़ में ये सचमुच एक अपराध था। क्यों किया गया ये अपराध? लोग आत्मदाह कर रहे थे। आत्मदाह ना करने की अपीलें भी की जा रही थी। इसे रोकने के भारी प्रयत्न किए जा रहे थे। ये बात बिल्कुल अलग थी। किसी से छीना कुछ नहीं जा रहा था, बस वंचितों को कुछ मिल जाने की बात थी। लेकिन जो आंदोलन चल रहा था, उसकी आड़ में जघन्य अपराध होने लगे थे। आत्मदाह का नाम देकर घिनौने अपराधी बच रहे थे। सरकार ने इन अपराधों की खोजबीन के लिए मेजर बलवंत को बुला लिया था। अगला दृश्य, रहस्यपूर्ण आग। पुलिस इंस्पेक्टर सोलंकी की सुषमा के साथ बलात्कार करने वालों की हिमायत लेने के कारण भड़के हुए इस दंगे ने कब ऐसा स्वरूप ग्रहण कर लिया, कोई जान ही नहीं पाया। पुलिस तथा प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह की आग पिछले दिन ही तब भड़क उठी थी जब उन्हें कॉमरेड यशपाल की हत्या की सूचना मिली थी। कोर्ट के सामने होने वाली घटना ने इस आग पर जैसे पेट्रोल से भरा टैंकर ही उड़ेल लिया। पलक झपकते ही मीलों दूर तक फैले महानगर और उसकी निकटवर्ती बस्तियों में दंगों का दावानल फूट पड़ा। मकान, दुकान, बसें और कारें धूं धूं कर जल उठीं। सड़कें और गलियां खून से भर गईं। जिस ओर भी नज़र जाती, लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। मजदूर नेता कॉमरेड यशपाल की अमानवीय हत्या और महानगर के बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटों द्वारा असहाय सुषमा के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार की घटना ने लाखों लोगों में विद्रोह की आग धधका दी। उन्होंने सौमित्र और उसके मित्रों के कारखानों, फैक्ट्रियों, मिलों और शोरूमों को जलाकर खाक कर दिया। स्थिति की भयंकरता को देखकर कर्फ्यू लगा दिया गया। अगला दृश्य, सौमित्र के पिता सेठ जगत नारायण ने एक नज़र बंगले की ऊपरी मंजिल के एक अंधेरे कमरे में छिपे बैठे अपने परिवार के सदस्यों पर डाली, और फिर खिड़की के पास से हटकर अपनी पत्नी के पास सोफे पर आ बैठे। अब क्या होगा? दंगाइयों ने मिल की सारी मशीनें तोड़ डाली और फिर पूरी मिल में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कपड़ों से भरे सारे गोदाम सुहा हो गए। सेठ जगत नारायण की पत्नी लक्ष्मी ने रुआंसी आवाज़ में कहा, बेड़ा घर को इन दंगाइयों का। नहीं लक्ष्मी, उन्हें गाली मत दो। उन लोगों ने तो हमारी मिल और फैक्ट्री में आग लगाकर हमारे खानदान को उसके माथे पर लगने वाले कलंक से बचा लिया है। सेठ जगत नारायण ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। क्या? लक्ष्मी की आवाज़ में आश्चर्य था। हाँ लक्ष्मी, मुझे एसपी ने बताया था कि इंस्पेक्टर सोलंकी और उसके साथियों को मार डालने के बाद भीड़ ने उसकी जीप में आग लगा दी थी। सुषमा जीप में ही थी। वह जीप से उतरकर भाग नहीं सकी। जीप के साथ ही जलकर खाक हो गई। हे राम! लक्ष्मी के दोनों हाथ जुड़ गए। एसपी शर्मा ने मुझे खुद ही फ़ोन करके ये सब बताया था और कहा था कि मैं अपने बेटे
कि पत्नी की जली हुई लाश उठा ले जाऊं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि उस औरत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है जिसने अपने पति को उस काम के लिए अपराधी बताया था, जिस काम को करने की अनुमति उसे तभी मिल गई थी जब उस कुल्टा के साथ सौमित्र की भावना पड़ी थी। सेठ जगत नारायण ने घृणा भरे स्वर में कहा, चलो अच्छा हुआ, मर गई कलंकनी। लक्ष्मी ने जैसे इत्मीनान की सांस ली। जब मुद्दई मर मिट चुका तो मेरे बेटे और उसके दोस्तों पर मुकदमा कौन चलाएगा? सेठ जगत नारायण ने नई सिगरेट निकाल कर सुलगाई। अगर मुकदमा चलता तो भले ही सौमित्र और उसके दोस्तों का कुछ न बिगड़ता, लेकिन खानदान की इज्जत पर तो बट्टा लग ही जाता। लोगों की उंगलियां तो उठती ही। जरा ये झगड़ा मिट जाए, फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। मैंने तो कल ही 2,000 रुपये उठाकर रख दिए थे गुरुजी के नाम के। उनके दरबार में हारमोनियम, ढोलक, चिमटा और गुरुजी के 5 कपड़े चढ़ाऊंगी। जो कुछ हुआ है उन्हीं की कृपा से हुआ है। लक्ष्मी ने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी को मनी मन प्रणाम किया। गुरुजी का नाम सुनते ही सेठ जगत नारायण के माथे पर बल पड़ गए, आंखों के डोरे लाल पड़ गए, क्रोध की अधिकता से होंठ फड़कने लगे। परिवार में होने वाली इस दुखद घटना का कारण वो अपनी पत्नी के गुरु सत्यानंद को ही मानते थे, जिन्होंने विवाह के बाद ही सौमित्र की उपस्थिति में सुषमा पर हाथ साफ करने की कोशिश की थी। लेकिन सुषमा बड़ी चालाकी से सौमित्र और स्वामी सत्यानंद को उल्लू बनाकर उस कमरे से निकल ही नहीं आई थी, बल्कि उसने कमरे से बाहर आकर उसका दरवाज़ा लॉक कर दिया था। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उस समय अपने गुरु और अपने बेटे की करतूत पर पर्दा डालकर ये बात सेठ जगत नारायण से छिपा ली थी। सेठ जगत नारायण को तो इस घटना का कई दिन बाद पता चला था। अगर उन्हें उसी दिन पता चल गया होता तो वह उसी दिन स्वामी सत्यानंद रूपी इस कांटे को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देते, जो आज भी उनके सीने में चुभा हुआ था। अपने गुरुदेव के उस दिन के अपमान का बदला लेने के लिए ही लक्ष्मी ने सौमित्र और उसके दोनों मित्रों को सुषमा को जी भरकर अपमानित करने के लिए भड़काया था, प्रोत्साहित किया था और उन्हें भरपूर सहायता दी थी। काश सुषमा सौमित्र और उसके मित्रों की आंखें फोड़ने और जख्मी करने के बजाय स्वामी सत्यानंद की जान ले लेती। दूसरे ही पल उनकी आंखों के आगे सौमित्र और उसके दोनों मित्रों के लहूलुहान चेहरे नाच उठे, जिनके चेहरे पर एक एक आंख के स्थान पर खून और गोश्त से भरा एक एक गड्ढा बन गया था और दूसरी आंख फूटते फूटते बची थी। शायद अत्यधिक क्रोध के कारण सुषमा के हाथ का चाकू सही निशाने पर नहीं बैठा था। अगर सुषमा का चाकू निशाने पर बैठ जाता तो सौमित्र और उसके दोनों मित्र शेखर तथा सुबोध बिल्कुल अंधे हो जाते। शायद सुषमा उन आंखों को फोड़ देना चाहती थी जिन्होंने उसे वासना भरी नज़रों से देखा था। कमबख्त खुद तो मर गई, मरना ही था उसे, क्योंकि एक दिन गुरुदेव ने कहा था, जो स्त्रियां असाधारण सुंदर होती हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। लक्ष्मी ने घृणा भरे स्वर में कहा, मेरे बेटे को मरते मरते अंधा कर गई। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, भगवान ने बड़ी कृपा की हम पर। सेठ जगत नारायण बोल उठे। सौमित्र और उसके दोस्तों की एक एक आँख सही सलामत है। उन तीनों को अमेरिका भेजकर एक एक नकली आँख लगवा देंगे। किसी को पता भी नहीं चलने पाएगा कि उनकी एक आँख नकली है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा बेटा और उसके दोस्त बिना शादी के थोड़ी ही बैठे रहेंगे, लक्ष्मी बोली। सेठ जगत नारायण कोई कहना ही चाहते थे कि तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। वो उठकर ड्राइंग रूम में चले गए। अगला दृश्य, सेठ विशंबर नाथ गोटे वाले की मुगल कालीन हवेली। रात की बाहों में लिपटी शांत सोई पड़ी थी, लेकिन सेठ विशंबर नाथ गोटे वाले की आंखों में नींद का नाम नहीं था। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थीं उन्होंने सेठ विशंबर नाथ को जैसे जीते जी मार डाला था। पुलिस इंस्पेक्टर सोलंकी की कथित जातियों के कारण शहर में होने वाले दंगों में उनकी दोनों फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई थीं और वह दिवालियापन के कगार पर पहुंच गए थे। अपने नेता कॉमरेड यशपाल की अमानवीय हत्या से क्रुद्ध उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने ही फैक्ट्रियों को जलाकर खाक कर दिया था। सेठ विशंबर नाथ का बस चलता तो वह एक एक मजदूर को गोली से उड़ा देते, लेकिन उनका तो हवेली से बाहर कदम रखना भी कठिन था। उनके बेटे शेखर ने सुषमा के साथ जो अमानुष बलात्कार किया था, उससे जनता उनके बेटे और उनके खून की प्यासी बन गई थी। ठीक यही दशा सुबोध के पिता सेठ बनवारी लाल गुड़वाले की थी। आज 6 महीने बीत चले थे, लेकिन उन दोनों की अपनी हवेली से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई थी। तीनों परिवारों के लोग अपनी अपनी हवेलियों में कैद होकर रह गए थे। सेठ विशंबर नाथ और सेठ बनवारी लाल को सुषमा पर इतना गुस्सा नहीं था जितना सेठ जगत नारायण पर था। अगर सुषमा ने उनके बेटों की आंख फोड़कर उन्हें जख्मी कर भी दिया था तो उनका इलाज घर में ही कराया जा सकता था। बड़े से बड़ा डॉक्टर घर आकर उनका इलाज कर देता और किसी को ये पता भी न चल पाता कि उनके बेटों ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया था। लेकिन सेठ जगत नारायण की बेवकूफ़ी ने सब कुछ चौपट कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट करके उन्होंने जैसे अपने साथ साथ उन दोनों के सर्वनाश को भी आमंत्रण दे दिया। हवेली की सबसे ऊपरी बारादरी में इस छोर से उस छोर तक चक्कर काटते हुए सेठ विशंबर नाथ इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि सहसा
एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से पूरी हवेली कांप उठी। सेठ विशंबर नाथ ने जल्दी से खंबे का सहारा ले लिया, वरना शायद वह मुंह केवल बारादरी के फर्श पर जा गिरते। धमाका इतना ज़ोरदार था जैसे किसी ने एक साथ कई बम हवेली के लंबे चौड़े आंगन में दे मारे हो। सेठ विशंबर नाथ जैसे तैसे अपने आप को संभाला और हवेली के आंगन की ओर देखने लगे। दूसरे ही पल उनकी आंखें भय मिश्रित आश्चर्य से फट गई थीं। उनके हलक से कांपती हुई एक चीख निकली और फिर वह खंबे के सहारे बैठते चले गए। चारों ओर लंबे चौड़े बरामदों से घिरा हवेली का लंबा चौड़ा आंगन जैसे आग का समंदर बन गया था। पूरे आंगन में आग के शोले लपलपा रहे थे। दूसरे ही पल सारी हवेली स्त्रियों और पुरुषों की भय से कांपती चीखों से गूंज उठी। आंगन में होने वाले जोरदार धमाकों को सुनकर विशंबर नाथ के परिवार के लोग और हवेली में काम करने वाले नौकर नौकरानियों की आंख खुल गई थी। पहले तो वे अपने कमरों में फैली तेज रोशनी को देखकर घबरा उठे थे। फिर जब उनकी नज़रें आंगन में लपलपाती आग की लपटों पर पड़ी, वे भयभीत होकर चीखने चिल्लाने लगे थे। आग किसी भी पल उनके कमरों तक पहुंच सकती थी। बारादरी के खंभे के सहारे पड़े सेठ विशंबर नाथ को ऐसा लगा जैसे आंगन में फैली आग की ये भीषण लपटें कुछ ही देर में हवेली और हवेली में रहने वालों को निगल जाएंगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और सदियों से सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के शिखर पर बैठा सबसे प्राचीन घरानों में से प्रमुख घराने का नामो निशान मिट जाएगा। अपने घरानों के सर्वनाश की आशंका से उन पर बेहोशी सी छाने लगी। उन्होंने अपने सिर को झटके दे देकर अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर बड़ी तेजी से निढाल होता चला गया और फिर वह खंबे के सहारे ही फर्श पर लुढ़क गए। सेठ विशंबर नाथ ने अपनी आंखों पर हल्की हल्की गर्मी और रोशनी महसूस की तो उन्हें लगा जैसे हवेली के आंगन में लपलपाती आग की लपटें उनके करीब पहुंच गई हों। उन्होंने हल्की सी चीख के साथ आंखें खोल दी और हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने आंखें फाड़कर अपने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। वो बारादरी के फर्श पर एक खंबे के सहारे बैठे थे और उनके चारों ओर सुबह के सूरज की धूप फैली हुई थी। उन्होंने छज्जे के ऊपर से झांक कर नीचे आंगन की ओर देखा। आंगन हमेशा की तरह साफ पड़ा था। रात की आग का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। आंगन के फर्श पर पड़े सुर्ख पत्थर हमेशा की तरह चमक रहे थे। तो क्या उन्होंने रात कोई भयानक सपना देखा था? वो जल्दी से उठे और नीचे की मंजिल में जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। अगला दृश्य। हाय मेरी लाडो, अरे तुम सब मेरे सिर पर खड़े क्या कर रहे हो? साधना को ढूंढो। हो सकता है आंगन में लगी आग से डरकर किसी कमरे में जा छुपी हो। सेठ विशंबर नाथ की पत्नी कुंती ने सीना पीटते हुए अपने आसपास खड़े नौकर नौकरानियों की ओर देखते हुए कहा। हमने सारी हवेली छान ली है मालकिन, साधना बिटिया में कहीं दिखाई नहीं थी। घर के बूढ़े नौकर रामलाल ने अंगोछे से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हवेली का फाटक भी अंदर से बंद है, फिर पता नहीं। हवेली का फाटक अंदर से बंद है तो क्या वो चिड़िया बनकर उड़ गई? सेठ विशंबर नाथ ने पत्नी के कमरे में कदम रखते हुए कहा। हवेली में 2-4 कमरे तो हैं नहीं, इतनी लंबी चौड़ी हवेली है। हो सकता है आग से घबरा कर किसी भीतरी कमरे में जा छुपी हो और वहीं सोई पड़ी हो। जाओ उसे तलाश करो। मालिक का हुक्म सुनकर कमरे में खड़े नौकर और नौकरानियां मुंह लटकाए बाहर निकल गए। उन्होंने एक सिरे से सारी हवेली फिर एक बार छान मारी, लेकिन साधना का कोई पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी बेटी? कुंती ने फिर अपनी छाती पीट डाली। हवेली से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, फाटक, लेकिन फाटक तो बंद था। उसके ताले ज्यों के त्यों लगे हुए थे। फिर साधना हवेली से कैसे निकल गई? सेठ विशंबर नाथ ने अपने बूढ़े नौकर रामलाल की ओर देखते हुए कहा और फिर गहरी सोच में डूब गए। मेरी बेटी खुद कहीं नहीं जा सकती, ज़रूर वो उस आग में जलकर राख हो गई। कुंती ने रोते हुए कहा। तुम भी कमाल करती हो माँ, शेखर ने झुंझलाकर कहा। अगर साधना उस आग में जल मरी होती तो उसकी जली हुई हड्डियाँ तो आंगन में दिखाई देती, लेकिन आंगन तो ऐसा साफ सुथरा पड़ा है जैसे उसमें आग लगी ही नहीं थी। छोटे मालिक, मेरा तो ख्याल है कि कोई साधना बिटिया को उठाकर ले गया। ऐसा कोई आदमी जिस पर उस आग से फैलने वाली गंध का असर न पड़ा हो। रामलाल ने अटक अटक कर कहा। उस आग में से ऐसी गंध निकल रही थी जिससे मेरे आसपास बैठे ये तीनों भी मेरे साथ ही उस अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। रामलाल ने अपने पास ही खड़े तीनों नौकरों की ओर इशारा करते हुए कहा। आग धमाके की आवाज़ के साथ ही सारे आंगन में फैल गई थी और जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गई थी उससे उठने वाली गंध सारी हवेली में फैलती चली गई थी। लेकिन साधना को उठाकर कौन ले गया? सेठ विशंबर नाथ ने सोच भरे स्वर में कहा। और अगर कोई साधना को उठाकर ले गया तो वो किस रास्ते से हवेली में घुसा? फाटक में तो ताले लगे हुए थे। आप पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दीजिए। अगर कोई आदमी साधना को उठाकर ले गया है तो वह अभी शहर से बाहर नहीं गया होगा। पुलिस जल्दी उसका पता लगा लेगी। शेखर ने जल्दी जल्दी कहा। पिछले कुछ दिनों से रोजाना ही अखबारों में किसी न किसी लड़की का अपहरण की खबरें छपती ही रहती हैं। मेरा ख्याल है ये काम लड़कियों को उड़ाकर बाहरी देशों में सप्लाई करने वाले ही किसी ग्रोह का हो सकता है। शेखर अपनी नेक करतूतों से
तुम पहले ही खानदान की इज्जत धूल में मिला चुके हो। अब जो थोड़ी बहुत बच गई है उसे मैं साधना के अपहरण की सूचना पुलिस को देकर मिट्टी में मिला दूं। सेठ विशंबर नाथ क्रोध से भड़क उठे। शेखर ने शर्म से गर्दन झुका ली और कमरे से निकल गया। अगला दृश्य, प्राइवेट वार्ड में हत्या। मैंने डॉक्टर मोदी की लड़की या उनकी पत्नी को अपने कमरे की खिड़की में से झांकने के बाद सतत दरवाजे की ओर आते देख लिया था। मुझे विश्वास हो गया था कि उसके कहते ही खूंखार कुत्ते जगन पर छोड़ देंगे और जगन पकड़ा जाएगा। क्योंकि मुझे जगन की मजबूती पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने उसे गोलियों से भून डाला। और अब उसकी लाश से पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाएगी कि वो लाश किसकी है। मैंने उसके चेहरे का निशाना लेकर गोलियां चलाई थी ताकि उसका चेहरा शिनाख्त के काबिल ना रहे। ठिकने कद और गठीले बदन वाले नौजवान ने हॉल की दीवार में जड़े उस शीशे की ओर देखते हुए कहा जिसके पीछे विचित्र सी हरे रंग की रोशनी फैली हुई थी। तुमने जगन के बजाय डॉक्टर मोदी के कुत्तों को निशाना बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? शीशे के पीछे से किसी ने पूछा। मैंने उन कुत्तों को मार डालने की पूरी पूरी कोशिश की थी। अपने दूसरे रिवॉल्वर का पूरा चैम्बर उन पर खाली कर दिया था, लेकिन शायद वे कुत्ते हिरन से भी अधिक फुर्तीले हैं। उछल कूद कर उन्होंने मेरी 8 गोलियां बेकार कर दी। गठीले बदन वाला नौजवान अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट सुना ही रहा था, तभी उस हॉल का एक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान उस शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। उसने शीशे की ओर देखते हुए एक सैनिक की तरह अभिवादन किया और फिर अटेंशन की मुद्रा में खड़े होकर बोला, जगन मरा नहीं है बॉस, वो सिर्फ ज़ख्मी हुआ है। पुलिस उसे अस्पताल ले गई है। मैं यही खबर देने डॉक्टर मोदी के बंगले की निगरानी छोड़कर दौड़ा चला आया हूँ। पुलिस उसे किस अस्पताल में ले गई है? हरे रंग की रोशनी वाले शीशे के पीछे से आवाज़ आई। ये पता नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी और ना वहाँ से कोई टैक्सी या 3 व्हीलर ही गुजरा, और जब मैं टैक्सी स्टैंड पर पहुँचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मैं आपको खबर देने यहाँ चला आया। दूसरे नौजवान ने कहा। ठीक है, अब तुम वहीं जाओ और जैसे ही डॉक्टर मोदी की पत्नी या बेटी बाहर निकले उसका पीछा करो और हमें खबर दे दो। ओके बॉस, दूसरे नौजवान ने कहा और सैल्यूट देकर दरवाजे की ओर मुड़ बढ़ गया। तुम अपने कुछ साथियों को लेकर जगन की तलाश में एक एक अस्पताल को छान मारो और जगन जहाँ भी नजर आए उसे गोली से उड़ा दो। शीशे के पीछे से आवाज़ आई। हम जानते हैं कि पुलिस ने अगर जगन पर ज़रा सा भी दबाव डाला तो वो सब कुछ उगल देगा। आप ठीक कह रहे हैं, गठीले बदन के नौजवान ने कहा। मुझे अफसोस है कि मेरी योजना नाकाम हो गई। दरअसल मुझे उन खूंखार कुत्तों के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। ना इन्फॉर्मर ने ही उन कुत्तों का जिक्र किया था। दिन के समय इस तरह के कुत्तों को बांध दिया जाता है और तुम्हारा इन्फॉर्मर जब भी वहाँ गया होगा दिन में ही गया होगा। खैर तुम जाओ और जगन को तलाश करो। शीशे के पीछे से आवाज़ आई और फिर शीशे के पीछे फैली हुई हरी रोशनी अंधेरी की कालिमा में डूब गई। अगला दृश्य, मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर वर्मा अस्पताल पहुंचे तो जगन की बेहोशी दूर हो चुकी थी, लेकिन कमज़ोरी अभी तक दूर नहीं हुई थी। वो बेड पर पड़ा टकटकी बांधे छत की ओर देखे चला जा रहा था। सब इंस्पेक्टर चावला बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा उससे पूछताछ कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे जगन के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन मेजर बलवंत उसके चेहरे को देखते ही भाप गया कि जगन सब कुछ सुनते हुए भी ना सुनने का बहाना बना रहा है। उसने जगन के पास पहुंचकर उसका सिर अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ओर एक झटके के साथ घुमाया तो जगन के हलक से एक दर्द भरी चीख निकल गई। दर्द से सारा बदन बुरी तरह कांपने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेजर बलवंत ने फाड़ खाने वाली नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। जगन पलकें झपकाने लगा, लेकिन मेजर बलवंत के प्रश्न के उत्तर के बजाय उसके हलक से दबी दबी चीखें ही निकलती रहीं। मेजर बलवंत ने उसके सिर को एक और झटक झटक दिया और गुर्राकर बोला, तुम शायद नहीं जानते, मेरा नाम मेजर बलवंत है। इस नाम को सुनते ही दुनिया के बड़े से बड़े अपराधी के होश फाख्ता हो जाते हैं। अगर तुमने फ़ौरन अपना पता ठिकाना, अपने बॉस का नाम पता और डॉक्टर मोदी के बंगले में घुसने का मकसद ना बताया तो इसी तरह झटके दे देकर तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। जगन तड़पते हुए अपने दर्द को दबाने की कोशिश करने लगा। मेजर बलवंत उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और जगन के कंधे पर बंधी पट्टी खोलकर इंस्पेक्टर वर्मा की ओर देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर वर्मा, ट्रे में पड़ी वो सिरिंज उठा दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जब उनके घाव में सिरिंज चुभा दो तो टेप रिकॉर्डर पर चढ़े टेप की तरह चालू हो जाते। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं पहले ही दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ। लेकिन जगन बुरी तरह हाँफने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? जगन। लेकिन मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता जिसने मुझे उस बंगले में भेजा था, लेकिन मैं उसका ठिकाना। जगन के मुंह से बस इतने ही शब्द निकले थे कि अचानक एक ज़ोरदार धमाके से वार्ड की छत और दीवारें दहल उठी, और इससे पहले कि वार्ड में मौजूद अन्य लोग और मेजर बलवंत संभल पाते, पूरा वार्ड गहरे काले धुएं से भर गया। उस अंधेरे को चीरती हुई जगन की हृदय भेदी चीख लहराई
और फिर तत्काल एक झटके के साथ खामोश हो गई। वार्ड में गाढ़े काले धुएं के कारण इतना गहरा अंधेरा फैल गया था कि मेजर बलवंत को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो यह समझ चुका था कि यह हथगोला जगन के बेड के बाईं ओर वाली दीवार में बनी खिड़की में से फेंका गया था, और जब वार्ड में गाढ़ा काला धुआं फैल गया था तो उसी खिड़की में से उसे गोली मारी गई थी। वो अंधेरे में दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर टटोलता हुआ उस खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसने देखा गठीले बदन का एक आदमी, जिसने डॉक्टरों जैसा लंबा सफ़ेद कोट पहन रखा था, वार्डों के पीछे की ओर बने क्वार्टरों की ओर भागा चला जा रहा था। मेजर बलवंत ने खिड़की से छलांग लगा दी और बड़ी तेज़ी से उस आदमी की ओर भागने लगा, लेकिन मेजर बलवंत को खिड़की तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया था। इसलिए जब तक वो क्वार्टरों की कतार से निकलकर पिछली चारदीवारी तक पहुंचा, वो आदमी चारदीवारी से कूदकर शायद उस कार में जा बैठा था जो मेजर बलवंत को सड़क पर मुड़ती दिखाई दे रही थी। उसने निराशा भरी एक लंबी सांस ली और थके थके कदमों से वार्ड की ओर चल दिया। अगला दृश्य। सुषमा कॉफ़ी लेकर लेबोरेटरी में पहुंची तो रंजना ट्रे में से कॉफ़ी का प्याला उठाने के बजाय सुषमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर सीने से चिपटाती हुई प्रसन्नता भरे स्वर में बोली, तुमने सच कहा था सुषमा। इंसान में लगन हो तो एक न एक दिन वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। चलो अब अपने कमरे में बैठकर हम इत्मीनान से कॉफ़ी पियेंगे। इतने दिनों में पहली बार रंजना को खुश देखकर सुषमा अपना सारा दुख भूल गई। उसने बड़ी सावधानी से ट्रे में रखे प्यालों में भरी कॉफ़ी को छलकने से बचाया और रंजना की बाहों में लिपटी लिपटी सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। अगला दृश्य। सेठ जगत नारायण अपने बिस्तर पर पड़े करवटें बदल रहे थे। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें नींद नहीं आई थी। उनके कानों में भारी और खुरदुरी आवाज़ वाले आदमी के धमकियों भरे शब्द गूंज रहे थे, जिन्हें वो पिछले एक सप्ताह से दिन में कई कई बार फ़ोन पर दोहरा चुका था। वो उस मनूस दिन को कोस रहे थे जिस दिन वो सुषमा को बहू बनाकर इस घर में लाए थे। सुषमा के सौंदर्य को देखकर उन्हें ऐसा लगा था जैसे कामदेव की पत्नी रति ने सुषमा का रूप धारण करके इस धरती पर जन्म ले लिया। वो अपने बेटे सौमित्र के संबंध में जानते थे कि कच्ची उम्र से ही बुरी संगति में रहने के कारण उसमें सुषमा जैसी युवती का पति बनने की सामर्थ्य नहीं रही है। उन्होंने साम दाम से सुषमा को अपने निकट लाने की जितनी कोशिशें की थी, सुषमा उनसे उतनी ही दूर होती चली गई थी। वो अभी सुषमा के बारे में ही सोच रहे थे कि अचानक उनके कानों से विचित्र सी आवाज़ें टकराने लगी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्हें लगा जैसे उनका लंबा चौड़ा बेडरूम भयानक अट्टहास करते भूत प्रेतों, शंकनी डकनियों से भर गया हो। कभी स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती, तो कुछ पल के बाद ही दिल दहला देने वाले ठहाकों तथा चित्कारों में डूब जाता। फिर उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे सारा बेडरूम किसी लट्टू की तरह तूफ़ानी रफ्तार से घूमने लगा हो। उन्होंने जल्दी से दोनों हाथों से पलंग की पट्टियाँ पकड़कर आंखें मूंद लीं। तभी एक ज़ोरदार छनाके की आवाज़ बेडरूम में गूंजती उन भयानक आवाज़ों को चीर कर गूंज उठी। उन्हें ऐसा लगा जैसे छत में लटके बेशुमार झाड़ छत से टूटकर फर्श पर आ गिरे और टुकड़े टुकड़े होकर दूर बिखरते चले जा रहे हैं। उन्होंने हड़बड़ा कर आँखें खोल दी। उन्होंने देखा बेडरूम में छाए अंधकार को चीरकर सफ़ेद धुएं का एक बगुला फर्श पर से उठकर छत की ओर बढ़ता चला जा रहा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सफ़ेद धुएं के उस बढ़ते फैलते बगुले की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद ही वह बगुला एक मानव आकृति में बदल गया। दूसरे ही पल भय से कांपती चीख बेडरूम की छत और दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तुम सुषमा, तुम लोग सोच रहे थे कि मैं मर गई। तुम लोगों से मेरा पीछा छूट गया। तुम्हारे बेटे और उसके दोस्त सज़ा से बच गए। तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत बच गई। लेकिन तुम्हारा ये सोचना गलत है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सज़ा तुम्हारी इस दुनिया की कोई अदालत नहीं देगी, न दे सकती है, क्योंकि तुमने उन्हें खरीद रखा है। मैं इसलिए खुद तुम्हें सज़ा दूंगी, ऐसी सज़ा जो आज तक किसी भी अपराधी को न मिली हो। और सुषमा की आकृति धीरे धीरे सेठ जगत नारायण की ओर बढ़ने लगी। नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ सुषमा, मुझे माफ़ कर दो। मेरे इकलौते बेटे को माफ़ कर दो। सेठ जगत नारायण दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठे। तुम निर्दोष हो। सुषमा की आकृति ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया। वास्तव में सबसे बड़े दोषी तो तुम हो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारा बदचलन बेटा अब इस काबिल नहीं रहा कि किसी लड़की का पति बन सके। तुमने बेटे की शादी करके अपनी वासना की आग बुझाने के लिए एक ऐसी गुलाम लौंडी बिना कोई कीमत चुकाए खरीद ली थी। बोलो, क्या यह सच नहीं था? क्या तुम्हें अपने बेटे की नपुंसकता का पता नहीं था? क्या तुमने बेटे की शादी के बहाने अपनी वासना की प्यास बुझाने का साधन नहीं जुटाया था? मुझे माफ़ कर दो सुषमा, मुझे माफ़ कर दो।
सेठ जगत नारायण की आवाज़ बुरी तरह कांपने लगी थी। तुम्हारी पत्नी के गुरु स्वामी ने क्या तुम्हारी पत्नी के इशारे पर उस मासूम को अपनी वासना की आग में उसी तरह झोंकने की कोशिश नहीं की जिस तरह उसने तुम्हारी पत्नी को झोंक रखा है? तुम अपनी पत्नी और उस ढोंगी महात्मा के अवैध संबंधों को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी क्या तुम इसलिए चुप नहीं थे कि उस ढोंगी शादी की बदौलत तुम्हारा चरस, अफीम, स्मैक और हीरोइन का धंधा चल रहा है? सेठ जगत नारायण के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो आंखें फाड़े भय से थर थर काँपते हुए उस आकृति की ओर देखते रहे जो बढ़ते बढ़ते उनके पलंग के पास आ चुकी थी। बोलो, क्या यह सच नहीं है? उस आकृति की लंबे लंबे नाखूनों वाली उंगलियां सेठ जगत नारायण की गर्दन की ओर बढ़ने लगी। भय की तेज तेज लहरों ने उनके समूचे बदन को झंझोर डाला। दूसरे ही पल उन्हें अपनी गर्दन पर दहकती हुई सुइयों की चुभन महसूस होने लगी। उनके हलक से दर्द भरी घुटी घुटी चीखें उबलने लगी। जवाब दो सेठ नारायण, मैंने जो कुछ कहा है क्या वो सच नहीं है? सुषमा की आकृति ने दांत पीस कर पूछा। सच है, सच है। सेठ जगत नारायण के हलक से कांपती हुई चीख निकली और फिर वह बिस्तर पर लुढ़क गए। भय से कांपता उनका शरीर पसीने में डूब गया था। अगला दृश्य, लाशों का पोस्टमार्टम। अब तक लगभग अनेक लड़कियों की लाशों का पोस्टमार्टम मैंने ही किया, जिन्होंने विरोध में आत्मदाह किया था, डॉक्टर टंडन ने मेजर बलवंत के पूछने पर बताया। इस फाइल में हर पोस्टमार्टम की डुप्लीकेट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं पुलिस हेडक्वार्टर में इन रिपोर्ट्सों को देख चुका हूँ डॉक्टर साहब, और उसी के आधार पर कह रहा हूँ कि ये रिपोर्टें अधूरी हैं। मेजर बलवंत ने डॉक्टर टंडन को घूरते हुए कहा। रिपोर्टें अधूरी हैं? मैं समझा नहीं। डॉक्टर टंडन हैरानी से मेजर बलवंत की ओर देखने लगा। डॉक्टर साहब, आपके पास पोस्टमार्टम के लिए आत्मदाह में जली अधजली लड़कियों की जितनी भी लाशें आई थीं, आपने केवल ये लिखा है कि कितने प्रतिशत जल जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा आपने और कुछ अपनी रिपोर्ट में लिखा ही नहीं है। ऐसे केसेस में मैं और लिख ही क्या सकता था? ये जो कुछ चल रहा है वो तो बिल्कुल साफ है, आप खुद जानते हैं। क्या आपने उनके दिल, आमाशय और फेफड़ों का परीक्षण किया था? क्या आपने ये जानने की कोशिश की थी कि कोई कुंवारी है या विवाहित? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने मिलकर किसी लड़की के साथ बलात्कार किया हो और फिर उसे जलाकर मार डालने के बाद उसकी हत्या को आत्मदाह का रूप दे दिया हो, या फिर दहेज हत्या का मामला हो। लोग अपना अपराध छिपाने के लिए ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हो सकते हैं। मेजर बलवंत की बात सुनकर डॉक्टर टंडन का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला। मेजर साहब, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, 2 जवान बहनें और एक छोटा भाई है। उन सबका भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई केवल मेरे वेतन पर ही निर्भर है। अगर मैं ऐसी कोई रिपोर्ट लिख देता तो उस रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही मेरे पूरे परिवार और मुझे मौत के घाट उतार दिया जाता। ओह, क्या आपको इस तरह की कोई धमकी दी गई थी? मैंने धमकी की परवाह न करके आत्मदाह करने वाली एक लड़की की लाश की सही सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर को भेज दी थी, लेकिन पता नहीं उस रिपोर्ट का पता उन लोगों को किस तरह चल गया, जिन लोगों ने उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर उसे मार डाला था और फिर शोर मचा दिया था कि उस लड़की ने उनकी आंखों के सामने अपने हाथों से पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह किया है। फिर क्या हुआ? उसी शाम जब मैं हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा था, कुछ लोगों ने बीच सड़क पर मेरी कार रोक ली और मुझे कार में से घसीटकर एक हैवी ट्रक के पिछले हिस्से में डाल दिया। मैं चीखा चिल्लाया तो एक आदमी ने मेरे मुंह पर टेप का टुकड़ा चिपका दिया और फिर चलते ट्रक में ही लात घूंसों से मेरी इतनी पिटाई की कि मुझ पर बेहोशी छा गई, डॉक्टर टंडन ने बताया। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं एक ऐसे कमरे के खुरदरे फर्श पर पड़ा था जिसमें घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। जब उन्होंने देखा कि मेरी बेहोशी दूर हो गई है तो वे मुझे घसीटते हुए एक ऐसे लंबे तड़ंगे आदमी के सामने ले गए जिसने अपने चेहरे को एक जालीदार कपड़े से ढक रखा था। उसने मुझे चेतावनी दी कि ये मेरी पहली गलती है, इसलिए मुझे छोड़ा जा रहा है। आइंदा मैं आत्मदाह करने वाली लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ उसके जलने के बारे में ही लिखूं। मजबूर होकर मैंने उसकी बात मान ली। आपने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी? जी नहीं। अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करता तो ये बात निश्चित रूप से उन लोगों तक पहुंच जाती और फिर वे जालिम मुझे और मेरे सारे परिवार को ख़त्म कर डालते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग उन लोगों से मिले हुए हैं। आपको ये संदेह क्यों है? ये मेरा संदेह नहीं, एक सच्चाई है। अगर पुलिस का कोई आदमी उनसे ना मिला होता तो जिस लड़की के साथ बलात्कार किए जाने की बात मैंने रिपोर्ट में लिखी उन लोगों तक कैसे पहुंच जाती? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर टंडन। खैर, आपको कुछ अंदाज़ है कि वो कोठी कहाँ थी जिसमें वे लोग आपको ले गए थे? मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि वो किसी शाही ज़माने की सुर्ख पत्थरों की बनी एक विशाल हवेली थी। शायद 3 मंजिलें थीं उस हवेली में। आज आपने जिस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेजर साहब, उस लड़की का केवल सीना और घुटनों
से नीचे तक के पैर जले। उसका चेहरा और सीने तक का हिस्सा सही सलामत है। उसके गालों, गर्दन, जांघों, पेट और बाजुओं पर नोच खसोट के नीले निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु हो जाने के बाद बलात्कार करने वालों ने जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला डाला। हो सकता है वे सब शराब के नशे में धुत और बौखलाए हों, इसलिए ये नहीं देख पाए हों कि मिट्टी का तेल उस लड़की के पूरे बदन पर पड़ा है या नहीं। यही कारण है कि उस लड़की की लाश पूरी तरह जली नहीं थी, केवल झुलस कर रह गई थी। ठीक इसी तरह की कुछ लड़कियों की लाशों का मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। मेजर बलवन ने डॉक्टर टंडन को धन्यवाद दिया और पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। अगला दृश्य। डॉक्टर टंडन ने मेजर बलवन को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, जब उसने वह जानकारी पुलिस कमिश्नर भंडारी को बताई तो वह हैरान रह गए। वह कुछ देर तक आश्चर्य भरी नज़रों से मेजर बलवंत की ओर देखते रहे, फिर भरी भरी सी आवाज़ में बोले, इसका मतलब है कि कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई ये खबर सच थी कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती जलाया जा रहा है। अखबारों में प्रकाशित ये खबरें लड़कियों और औरतों के बारे में नहीं हो सकती। मेरा अनुमान है कि ये नौजवानों के बारे में हो सकती हैं। मेजर बलवन ने कहा, हो सकता है उन नौजवानों को ज़बरदस्ती जलाकर मार डालने में भी इसी गुरु का हाथ रहा हो। मेजर साहब, आप बड़े बड़े रहस्यपूर्ण गिरोहों का पता लगा चुके हैं। मेहरबानी करके किसी भी तरह इस गिरोह का पता लगाइए। पुलिस कमिश्नर भंडारी ने आग्रह और निवेदन भरे स्वर में कहा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मेजर बलवन ने कहा। मेरा जहाँ तक ख्याल है, उन सभी लड़कियों और औरतों की शिनाख्त हो चुकी होगी जो पिछले दिनों जली या जलाई गई थी। कुछ लड़कियों की शिनाख्त तो दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी, लेकिन अधिकांश लड़कियों की शिनाख्त आज तक नहीं हो पाई है। उनमें से कुछ लाश तो इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि उनकी शिनाख्त का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जिन लड़कियों के चेहरे जल नहीं पाए थे, आप मुझे उनके फ़ोटो दे दीजिए, अभी लीजिए, पुलिस कमिश्नर भंडारी ने कहा और अपनी टेबल में लगा बटन पुश कर दिया। यस सर। 1 मिनट बाद ही एक इंस्पेक्टर ने अंदर आकर कहा, मिस्टर वर्मा, आपके पास आत्मदाह के केसेस की फाइलें हैं, उन्हें ले आइए। इंस्पेक्टर वर्मा अपने केबिन में चला गया और 1 मिनट बाद ही उसने कुछ फाइलें लाकर मिस्टर भंडारी के सामने टेबल पर रख दी। आप जा सकते हैं। मिस्टर भंडारी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब इंस्पेक्टर वर्मा चला गया तो उन्होंने एक फ़ाइल मेजर बलवंत के सामने रख दी। मेजर साहब, इस फाइल में सिलसिलेवार उन सभी नौजवान लड़कियों और औरतों की लाशों के फ़ोटो हैं जो आज तक आत्मदाह कर चुके हैं। आज सुबह जिस लड़की की लाश मिली थी उसका फ़ोटो भी इसी फाइल में है। मेजर बलवंत के फाइल खोलकर एक सरसरी नज़र उन फ़ोटोओं पर डाली और फिर बोला, मिस्टर भंडारी, जिन लड़कियों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, आप आज ही उनके फ़ोटो की एक एक कॉपी हर छोटे बड़े अखबार को भेज दीजिए। पुलिस कमिश्नर भंडारी ने अपना माथा थाम लिया। पता नहीं क्यों इतनी मामूली सी बात पर मैंने और पुलिस के अन्य अफसरों ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने इंस्पेक्टर वर्मा को बुलाकर उसे हिदायत दी कि उन तमाम लड़कियों के फ़ोटो आज ही हर भाषा के अखबारों को भेज दिए जाएं और जनता से अपील की जाए कि वो इन लड़कियों की शिनाख्त में पुलिस को सहयोग दें। ओके सर, इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा और फाइल लेकर अपने केबिन में चला गया। लेकिन अगला दृश्य। वो कौन थी? सांझ के सूरज की अंतिम किरणें राजपथ के दोनों ओर बनी बहुमंजिली इमारतों को चूमकर कली रात के अंधेरे में गुम हो गई। सौमित्र जान ही नहीं पाया। वो अपने साथी शेखर और सुबोध के बारे में सोच रहा था। उन दोनों ने शाम 7 बजे मिलने का वायदा किया था, लेकिन अब 8 बज रहे थे। लेकिन उन दोनों में से एक भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। उसने सोचा कि वह अकेला ही उस क्वार्टर में चला जाए जहाँ एक मोटी औरत अपनी 3 जवान बेटियों के साथ रहती है। लेकिन अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उस मोटी औरत से शेखर और सुबोध का परिचय था। उसने उस मोटी औरत और उसकी बेटियों को दूर से एक नज़र ही देखा था। उसे अपने आप पर झुंझलाहट आ गई। सुषमा के केस के बाद न जाने क्यों उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही थी। सहसा अपने पीछे कदमों की हल्की हल्की आहटें सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने जल्दी से पीछे की ओर देखा। 21 बरस की एक स्वस्थ, सुंदर, सुगठित और आकर्षक युवती उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसके बदन पर सफ़ेद सिल्क का ब्लाउज और मैरून रंग की घुटनों से काफ़ी ऊंची स्कर्ट थी। उसके बढ़ते हुए हर कदम के साथ इधर उधर डोलती स्कर्ट की झलक उसकी गोरी गुलाबी केले के पेड़ के तने जैसी चिकनी टांगों पर पड़ रही थी। उस झलक ने सौमित्र के दिल और दिमाग में बेपनाह तूफान जगा दिए। वह अपलक उसके अवर्णनीय सौंदर्य को देखता रह गया। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपके पास इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? युवती ने उसके निकट आकर मुस्कुराते हुए पूछा। बड़े शौक से। सौमित्र बेंच के एक छोर की ओर सरकते हुए बोला, तशरीफ़ रखिए।
दरअसल हम दोनों यानी मैं और उमेश रोज़ाना इसी बेंच पर बैठा करते हैं। वो आएगा तो सीधा यहीं आएगा। अगर मैं उसे इस बेंच पर दिखाई ना दूंगी तो इधर उधर मुझे खोजता फिरेगा, युवती ने कहा और बेंच पर अपनी एक जांघ दूसरी जांघ पर रखकर बैठ गई। सौमित्र की नज़रें युवती के अनावृत टांगों पर फिसलने लगी थी। युवती ने एक तिरछी नज़र सौमित्र पर डाली, खिलखिलाकर हंस पड़ी। सौमित्र चौंका और फिर झेंप कर सामने वाले पोल पर जलते बल्ब को देखने लगा। युवती ने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली और लंबी सांस भरकर बोली, 8:15 बज गए, उमेश नहीं आया। हो सकता है ओवर टाइम के चक्कर में अटक गया हो। क्या आपके फ्रेंड किसी ऑफिस में काम करते हैं? सौमित्र ने पूछा। जी हाँ, वो एक डिप्टी डायरेक्टर का पीए है। और आप? मेरा तो एमए का फाइनल ईयर है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, युवती ने कहा और उठ खड़ी हुई। सौमित्र भी उठकर खड़ा हो गया। पता नहीं आज मेरे दोनों दोस्त क्यों नहीं आए। इसका मतलब है आप भी अकेले हैं, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर क्यों ना कुछ वक्त हम साथ साथ गुजारें। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो ओवर ब्रिज के उस तरफ सूसन रेस्तरा में चलते हैं। मुझे तो खुशी होगी, लेकिन अगर हम लोग सूसन रेस्तरा के बजाय गोल मार्केट के किसी रेस्तरा में चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ किसी मिनी केबिन में बैठकर बातें करेंगे। चलिए। आज तक मैंने गोल मार्केट कभी देखा भी नहीं है, युवती ने उसके साथ साथ कदम बढ़ाते हुए कहा। क्या आप यहाँ हाल ही में आई हैं? जी हाँ, मेरे डैडी पिछले साल ही ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए, इसलिए मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या आपके फ्रेंड उमेश ने आपको यहाँ की सैर नहीं कराई? जी नहीं। पहली बात तो यह है कि उसके पास टाइम नहीं है। कभी कभी तो छुट्टी वाले दिन भी उसे ऑफिस जाना पड़ता है। मैंने डैडी से कहा है, वो उमेश का ट्रांसफ़र यहाँ करा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि उमेश के पास इतना पैसा नहीं है और स्वाभिमानी होने के कारण वो मेरा पैसा खर्च करता नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, सौमित्र ने फुटपाथ पर खड़ी अपनी कार का अगला दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जिस मर्द में स्वाभिमान नहीं होता मैं उसे नामर्द समझता हूँ। नहीं नहीं, वो नामर्द नहीं है, युवती के मुंह से एकदम निकल गया। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उमेश नामर्द नहीं है? क्या? युवती ने जल्दी से दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। सौमित्र उसका चेहरा सुर्ख होते और आंखें शर्म से झुकते देख चुका था। सौमित्र ने उसकी नंगी बांह थाम ली और हंसते हुए बोला, आइए बैठिए। युवती दोनों हाथों में मुंह छिपाए अगली सीट पर जा बैठी। मुझे माफ़ कीजिएगा, सौमित्र ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। इस 2 मिनट के परिचय में मुझे ऐसा जाति सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अरे हाँ, हम दोनों ने अब तक एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मुझे सौमित्र कहते हैं। उमेश मुझे उर्मी कहकर पुकारता है, युवती ने बताया। वैसे मेरा पूरा नाम उर्मिला मेहता है। आप चाहें तो मुझे उमेश की तरह उर्मी कह सकते हैं। उमेश जैसा मेरा नसीब, कहा। सौमित्र ने कार गोल मार्केट जाने वाली सड़क पर मोड़ते हुए कहा। उर्मिला ने एक लंबी सांस ली। आप ठीक कहते हैं। आप दोनों के नसीब में उतना ही अंतर है जितना आपकी इस इम्पोर्टेड कार उमेश की खड़खड़िया मोपेड में। सौमित्र के होठों पर एक शर्मीली मुस्कान थिरक उठी। एक रिक्वेस्ट है, युवती ने स्टीयरिंग पर रखे सौमित्र के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। बहुत दिन हो गए, यानी जब से आई हूँ कार ड्राइव करने का मौका नहीं मिला। आपकी इस इम्पोर्टेड कार को देखकर जी चाहने लगा है। क्या आप मुझे थोड़ी देर ड्राइव करने का मौका दे सकेंगे? सौमित्र ने जल्दी से ब्रेक लगा दिए। कार एक झटके के साथ रुक गई। सौमित्र स्टीयरिंग के पीछे से साथ वाली सीट की ओर खिसक आया और फिर उर्मिला की बगलों में दोनों हाथ डालकर उसे अपने घुटनों पर एक पल बैठाने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। उर्मिला को अगली सीट से उठाकर अपने घुटनों तक लाते लाते सौमित्र का सारा अस्तित्व लावा बनकर पिघल उठा था। उसके हाथों में दबा उर्मिला का बदन इस तरह छटपटाने लगा था जैसे उसके समूचे बदन में गुदगुदी दौड़ गई हो। उर्मिला ने एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह स्टीयरिंग संभाल लिया था। उसके जवान जिस्म की गंध से सौमित्र का समूचा शरीर झंझना उठा था। उसने आंखें मूंद कर अपना सिर सीट की पुष्ट पर टिका लिया था। कार बहुत ही तेज़ रफ्तार से इंडिया गेट की साफ सुथरी सड़कों पर दौड़ रही थी। अगला दृश्य। सौमित्र की आंखें खुली तो सुबह के सूरज की किरणें बेडरूम के फर्श पर बिछे कालीन के रंग बिरंगे फूलों को चूम रही थी। उसने लेटे लेटे ही एक नज़र अपने चारों ओर डाली और फिर जल्दी से उठकर बैठ गया। उसे याद आया, वो तो उर्मिला के साथ कार में बैठा हुआ था। आंखें मूंदे पड़ा रहा। उर्मिला के जवान जिस्म की मादक गंध ने उसकी नस नस में एक अजीब सा नशा भर दिया था और उस नशे से मदहोश होकर ही उसने आंखें मूंद कर अपना सिर सीट की बैग पर टिका दिया था। फिर वो अपने बेडरूम में कैसे पहुंच गया? वह उर्मिला के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। उसने देखा चाय की ट्रे लिए राजू अंदर आ रही थी। राजू ने ट्रे पलंग के पास पड़ी तिपाई पर रख दी और प्याले में चाय उड़ेलती हुई बोली, छोटे मालिक, वो तो गनीमत हुई जब होटल का एक ड्राइवर आपकी गाड़ी में आपको डालकर यहाँ पहुँचाने आया था। उस समय मालिक और मालकिन आपके रिश्ते की बात करने के लिए सेठ विशंबर नाथ के घर गए हुए थे। मुझे किसी होटल का ड्राइवर यहाँ पहुँचाने आया था?
सौमित्र आश्चर्य से राजू का मुंह ताकने लगा। जी हाँ, आपने इतनी पी रखी थी कि आपको होश ही नहीं था। मैंने और श्यामलाल ने आपको कार से निकाला था और यहाँ लाकर बिस्तर पर सुला दिया था। राजू ने कहा। अगर उस समय मालिक यहाँ होते तो आपकी शामत आ जाती। सौमित्र के दिमाग की नसें चटकने लगी थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि वह पिछली शाम किसी होटल में गया ही नहीं था। वो तो उर्मिला के साथ सूसन केबिन में था। तो क्या? उसका दिमाग बुरी तरह घबराने लगा। उसने आंखें मूंद ली और बिस्तर पर लुढ़क गया। अगला दृश्य। सौमित्र अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि उसकी सेक्रेटरी बबीता ने खाकी कागज का एक मोटा सा लिफाफा लाकर उसके सामने टेबल पर रख दिया। कैसा लिफाफा है ये? सौमित्र ने लिफाफे की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा और फिर लिफाफा उठाकर उसे देखने लगा। लिफाफे के ऊपर उसी का नाम लिखा हुआ था। लिफाफे को बंद करने के बाद उस पर सील लगा दी गई थी। ये लिफाफा आपको कौन दे गया था? एक भारी भरकम लंबा तड़ंगा नौजवान था वो। उसने मुझसे कहा था कि मैं ये लिफाफा सिर्फ आपके ही हाथ में दूँ और इस लिफाफे की चर्चा और किसी से भी ना करूं। सुबह से ही सौमित्र के दिमाग में तरह तरह की आशंकाएं मचल रही थी। इस लिफाफे को देखते ही आशंकाएं फिर सिर उठाने लगी थी। ठीक है, आप जाइए। सौमित्र ने लिफाफा खोलने के लिए छुरी ली। बबीता संदिग्ध नज़रों से सौमित्र को देखती हुई कमरे से निकल गई। सौमित्र ने जल्दी जल्दी लिफाफा खोला और फिर जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर झांक कर देखा, उसके दिमाग को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला और लिफाफे में रखे फ़ोटो निकाल कर देखने लगा। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। सारे शरीर से पसीने की बूंदें रिसने लगीं। ये फ़ोटो उसके और उर्मिला के थे। उन फोटोओं ने उसे सिर से पांव तक बुरी तरह झंझोड़ डाला था। ये फ़ोटो उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकते थे। उसके ख़ानदान की इज्जत को धूल में मिला सकते थे। उसने एक एक फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखा और फिर कांपते हाथों से सारे फ़ोटो समेट कर लिफाफे में रख दिए और लिफाफा अपने ब्रीफ केस में बंद करके वह सुर्ख कागज़ उठा लिया जो इन फ़ोटोओं के साथ लिफाफे से निकला था। सुर्ख रंग के उस कागज़ पर किसी ने सुर्ख बॉल पेन से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था। तुमने फ़ोटो देख लिए होंगे। क्या राय है इन फ़ोटोओं के बारे में? क्या इन फ़ोटोओं को सेठ जगत नारायण के पास पहुंचा दिया जाए? अगर नहीं तो रात को 8 बजे कमलगंज में सांद्रा के होटल में मिलो। पत्र पर लिखने वाले ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा था। सौमित्र सोचने लगा था, कौन थी उर्मिला? वो उसे कहाँ ले गई थी? क्या उसे कोई ऐसी चीज़ पिला सुंघा दी गई थी जिसने उसके होश आवाज़ छीन लिए थे? उस आदमी के साथ उर्मिला नाम की उस लड़की का क्या संबंध था जो इस लिफाफे को लेकर यहाँ आया था? उसे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर थी कि फ़ोटो में वो अपने पूरे होशो आवाज़ में दिखाई दे रहा था। वो उर्मिला के साथ एक होशमंद नौजवान की तरह पेश आ रहा था, लेकिन उसे उन तमाम हरकतों का रत्ती भर आभास तक नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उर्मिला के साथ बलात्कार करते हुए जिस नौजवान को दिखाया गया वो स्वयं वो नहीं, उसी का हमशक्ल कोई अन्य नौजवान है। उसने उर्मिला के साथ अगर ऐसा कुछ भी किया होता तो उसे थोड़ा बहुत ज़रूर याद होता। सौमित्र के मेज़ पर रखे इंटरकॉम की नॉब घुमाई और बोला, डॉक्टर मिश्रा को भेजिए। उसके पिता की दवाइयाँ बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। डॉक्टर रविंद्र मिश्रा इस फैक्ट्री में चीफ केमिस्ट के पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने कई जीवन उपयोगी ऐसी दवाइयों का आविष्कार किया था जो मरते हुए आदमी को कुछ घंटों तक मौत की कभी न टूटने वाली नींद से रोक सकती थी। आपने मुझे बुलाया सौमित्र बाबू? डॉक्टर मिश्रा ने अंदर आते हुए पूछा। तशरीफ़ रखिए डॉक्टर मिश्रा, आपसे एक ज़रूरी बात पूछना चाहता हूँ। सौमित्र ने अपनी टेबल के सामने पड़ी खाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया। पूछिए, डॉक्टर मिश्रा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। डॉक्टर साहब, क्या आप किसी ऐसी दवा के बारे में जानते हैं जो आदमी को क्रियाशील तो बना रहने दे लेकिन उसको महसूस ना कर पाने और वो क्या कर रहा है इसे समझ पाने और याद रख पाने की क्षमता ही समाप्त हो जाए? डॉक्टर मिश्रा गंभीरता से कुछ देर सोचते रहे, फिर सौमित्र को विस्तार से बताया। वो सुनकर हैरान रह गया। अगला दृश्य। शाम के 5 बज चुके थे। ऑफिस की छुट्टी होने वाली थी। सौमित्र सोच में डूबा हुआ था कि उस पत्र के अनुसार वो बताए गए स्थान पर जाए या ना जाए। इस सिलसिले में वह शेखर और सुबोध से मशवरा करना चाहता था, लेकिन कई बार टेलीफोन करने पर भी वो उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाया था और आज उन दोनों में से भी किसी ने उसे फ़ोन नहीं किया था। उसने अलमारी में से अपना ब्रीफकेस निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उठने लगा टेलीफोन की घंटी बज उठी। शायद शेखर या सुबोध का फ़ोन है, उसने सोचा और रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। लेकिन शेखर या सुबोध के स्थान पर किसी अपरिचित व्यक्ति की भरी खुरदुरी आवाज़ सुनकर उसका रिसीवर वाला हाथ कांप उठा। तुम हमारे बताए हुए स्थान पर पहुंच रहे हो ना सौमित्र? दूसरी ओर से पूछा गया। सौमित्र एक पल कुछ सोचता रहा, फिर हिम्मत बटोर कर बोला, नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। सोच लो सौमित्र,
अगर तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये तुम खूब जानते हो, उधर से कहा गया और तत्काल फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों, आग का समंदर का दूसरा भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।